हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज 23 मई से लेके 23 मई से लेके और 30 मई तक का करंट अफेयर। तो जितनी भी हमारी नेशनल इंटरनेशनल जगत की जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, वियतनाम। वियतनाम, अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम एक देश है जो बिल्कुल ईस्ट एशिया में, बिल्कुल चाइना के नीचे एंड लाओस के पास में स्थित है। और इसकी जो कैपिटल है वो है हो चिन मिन सिटी। कैपिटल क्या है इसकी? हो चिन मिन सिटी, ये इसकी कैपिटल। तो यहाँ पर जो फैब्रिक है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो डेमोक्रेटिक है। इलेक्शंस होते हैं एंड सरकार चुनी जाती है। बट जो सरकार का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है ना, क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो अभी हाल ही में वियतनाम में चुनाव हुए फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कौन है वो पर्सन जो बने हैं, है ना, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट? तो इनका नाम है तो लैम। तो लैम, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? तोलैम। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि तोलैम जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन में देखिए वियतनाम रखा होगा, तो वियतनाम आपको मानना है, वियतनाम एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपने सुना होगा। ये जो ग्रुप है, इसको बनाया गया था 2015 में। ठीक है, हुआ ये था कि भाई एक कोप चल रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एनवायरनमेंट पे एक समिट चल रहा था। और वहाँ पर बहुत सारे लीडर इकट्ठे हुए एंड हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी वहाँ पर गए। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकोइस होलाइन थे पहले, तो नए आ गए हैं। तो उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि यार कहीं ना एक दिन जो ऑयल है ना, वो दुनिया से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम कैसे सरवाइव करेंगे? ठीक है, तो एक कंक्लूजन निकला कि चलो ऐसा करते हैं, सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज है जो नेवर एंडिंग है। और अगर सोलर एनर्जी का एक दिन एंड हो जाएगा तो फिर अर्थ का ही एंड हो जाएगा। तो सोलर एनर्जी पे हम लोग शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। तो कंक्लूजन निकला कि ठीक है, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट किया जाता है और एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अब इस ग्रुप में का जो फैब्रिक था वो कैसा था? उन्होंने कहा कि देखो, ये अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के जितने सारे देश है ना, उनको इंक्लूड किया जाएगा, है ना, बनाया जाएगा, मेंबर बनाया जाएगा इस ग्रुप का। एंड क्या करेंगे ये ग्रुप मिलके, है ना, दो तरह के ग्रुप होंगे इसमें, है ना। एक तो वो कंट्री होंगे जो इक्वेटर के आसपास रहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और कुछ कंट्रीज है ना ऊपर रह रहे होंगे, है ना, इक्वेटर के ऊपर या नीचे। तो जो कंट्री इक्वेटर के पास रहेंगे, ठीक है, तो जो होते हैं इक्वेटर के पास जो कंट्री होते हैं, उनका फायदा क्या होता है कि उन्हें जो सोलर एनर्जी है वो साल के 365 दिन, ठीक है, बराबर मात्रा में मिलती है, भारी मात्रा में मिलती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस एरिया में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी दफाएं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कंक्लूजन तो निकल गया। बट उन्होंने कहा इससे क्या? उन्होंने कहा ऐसा करेंगे, है ना, कि ये जो कंट्रीज हैं इस एरिया में, है ना, इनकी एक आप कह सकते हो कमी, कह सकते हो ये कमी ये है कि ये लोग बहुत गरीब देश है। ठीक है, तो फिर कंक्लूजन निकला, तो ऐसा किया जाएगा कि जो अमीर कंट्री है ना, अमीर कंट्री क्या रहते हैं? ऊपर रहते हैं, ज्यादातर इक्वेटर के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो ये कंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो यहाँ पे रोजगार जनरेट होंगे, है ना। एंड यहाँ पे सोलर पावर प्रोड्यूस करी जाएगी इस एरिया में, और दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में क्या करी जाएगी? बेची जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इक्वेटर के किनारे, है ना, जो भी लैंड है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाया जाए, पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी ट्रांसमिट की जाए। ये टारगेट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, तो इस आइडिया के साथ 2015 में इसको बनाया गया। ठीक है, तो हेडक्वार्टर जब इसकी बनाने की बारी आई कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया गुरुग्राम में।
जो कि इंडिया में है ना। ये ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे, गुड़गांव में। ठीक है, तो अब ये जो ग्रुप है क्या कर रहा है, धीरे 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 एक्सपेंड कर रहा है एंड मेंबर जुड़ते जा रहे हैं इसमें। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक ग्रुप, एक कंट्री ने ज्वाइन किया है और वो बन गया है इसका 99th मेंबर। ठीक है, तो कौन सा कंट्री है वो, तो ये कंट्री है स्पेन। ठीक है, स्पेन 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, क्या है स्पेन की कैपिटल, अगर बात करें स्पेन की कैपिटल की, तो स्पेन की कैपिटल क्या है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जा सकता है कि स्पेन जो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है। ठीक है, तो ये कौन सा मेंबर बना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 99 मेंबर बना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा कंट्री है ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है ना 99वां देश बना है, 99वां मेंबर बना है, तो आपका आंसर क्या होगा, है ना, आपका आंसर होगा, है ना, आपका आंसर होगा स्पेन। ठीक है, चलिए next। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एआई, है ना, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि मतलब एक साइंस के द्वारा बनाया हुआ दिमाग। अब ये दिमाग किसी रोबोट में फिक्स किया जा सकता है, किसी कंप्यूटर में फिक्स किया जा सकता है, यानी कि ऐसी मशीनें, ऐसे रोबोट या ऐसे कंप्यूटर जो जिनके पास अपना खुद का आर्टिफिशियल दिमाग होता है और खुद के दिमाग से ही क्या करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब बात होती है ना, तो इसकी दो साइड निकल के आती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव साइड क्या है कि दुनिया में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है ना, तो ऐसे में हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डॉक्टर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, रोबोट डॉक्टर तैयार कर सकते हैं जिनके पास खुद का दिमाग होगा और जो है ना प्रिसाइजली क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। तो इससे दुनिया भर में जो होने वाली जो डेथ है, ह्यूमन डेथ है, उनको क्या किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। नेगेटिव साइड की बात, अगर बात करें इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट का ये हो सकता है कि इस ब्रेन का इस्तेमाल, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वॉर में भी तो हो सकता है ना। सोचो, है ना, हम जब वॉर में आदमी लड़ते हैं, है ना, इंसान लड़ते हैं, तो क्या करते हैं वो, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, है ना, दया करुणा, है ना, दिखाते हैं कि भाई देखो निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दिमाग तो होता है बट इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो जब वॉर होंगी, है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सोल्जर उस वॉर को लड़ेंगे, तो उस वॉर में क्रूरलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है ना। अगर नेगेटिव होते तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन कर सकते थे, बट पॉजिटिव साइड्स भी हैं। तो इसको एक लॉ बना के क्या करने का प्लान है कि भाई लॉ बना के इसको क्या कर दिया जाए, रेगुलेट कर दिया जाए। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज विचार कर रही है ना। तो ऐसे में एक मेजर एंटिटी ने अभी हाल ही में, है ना, एक एआई लॉ पास किया है जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने का प्लान है, और ये दुनिया का पहला मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ होगा। तो किस एंटिटी ने बनाया, तो ये बनाया है ईयू ने। यू मतलब यूरोपियन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है स्पेन वाला। ठीक है, और कोलैब वाला। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में दुनिया में जो मोस्ट डिबेटेड टॉपिक है ना, एक वॉर टाइप चल रही है ना, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। ठीक है, एक वॉर चल रही है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, है ना। हुआ क्या कि भाई ये इजराइल है यहाँ पे, है ना, नक्शे पे ट्रायंगुलर शेप में, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसे हम कहते हैं, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, सीरिया नाम का कंट्री देखने को मिलेगा इसके नियर बाई। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जॉर्डन देखने को मिलेगा, और जॉर्डन के बगल में नीचे सऊदी अरबिया देखने को मिलेगा, सऊदी अरबिया।
ऊपर जाओगे तो लेबनान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से देश है। ठीक है, इस देश के अंदर ही क्या है, एक देश और एग्जिस्ट करता है ना, जिसका नाम क्या है, पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये वेस्ट बैंक है और ये क्या है, गाजा है। पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, गाजा। ठीक है, तो ये गाजा है। क्या हुआ कि जो पैलेस्टाइन यानी कि वेस्ट बैंक गाजा में रहने वाले लोग हैं, वो क्लेम करते हैं कि भाई इजराइल जो है वो कोई देश ही नहीं है, ये पूरा जो एरिया है ना ये हमारा था, और इजराइल ने क्या करा, इसको कब्जा लिया है, वापस इनसे वापस लेना है। ठीक है, तो इनके खिलाफ क्या करनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी, इनसे लड़ना पड़ेगा, है ना। तो एक ग्रुप तैयार हुआ, मिलिटेंट ग्रुप तैयार हुआ, जिसका नाम हमास है। हमास मोस्टली ये सीरिया में रहता है, हमास गाजा में। ठीक है, इनका मानना ऐसा है कि इजराइल को क्या करें, हम इजराइल पे बम लड़ाएंगे, गिराएंगे इजराइल पे, है ना, वॉर डिक्लेयर करेंगे, और क्या करेंगे, एक दिन पूरा जो इजराइल है उसको कैप्चर करके उसका नाम दोबारा से क्या रख देना है, पैलेस्टाइन रख देना। तो 7 अक्टूबर को एक साथ इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट से हमला किया गया। ठीक है, बहुत सारे रॉकेट जमीन में आसमान में ध्वस्त कर दिए इजराइल ने, बट है ना, बहुत सारे जो रॉकेट थे वो इजराइल में आके गिरे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं हुआ बस। ठीक है, 5,000 रॉकेट गिराने के बाद ये गाजा से निकल के, जो गाजा से हमास के जो है ना आतंकवादी थे, है ना, ये निकल के कहाँ एंटर कर गए, इजराइल में एंटर कर गए। और इन्होंने जो लोग थे, मतलब जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे या घूम रहे थे, उनको मारना शुरू कर दिया, गोलियों से मारना शुरू कर दिया। 3-3 महीने के बच्चे, 2-2 महीने के बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में डाल के जला दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इजराइल में एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बना कि भाई बदला लेना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी बात ये हुई कि इजराइल को जब पता चला कि ये लोग सिर्फ यहाँ पे मार के नहीं गए हैं, ठीक है, बल्कि 1,500 से 2,000 लोगों को क्या कर गए हैं, ये बॉन्डेज बना के भी ले गए। ठीक है, बॉन्डेज बना के मतलब यानी कि बंदी बना के ले गए। ठीक है, तो अब ये मांग होने लगी कि भाई बदला लो और जो हमारे लोग हैं उनको वापस लेके आओ। तो इजराइल ने क्या करा, है ना, कि इस एरिया की बॉम्बिंग शुरू कर दी। ठीक है, और उन्होंने बोला कि भाई हम बिल्कुल कंप्लीटली क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे इस एरिया को। तो इस एरिया को क्या करा, है ना, बॉम्ब करना शुरू करा, खाली कराना शुरू करा। और मोस्ट ऑफ एरिया क्या कहते हैं इसका, मोस्ट ऑफ एरिया इस यहाँ का कब्जा लिया इन्होंने। ठीक है, अब जाते चलेगा। अब ये लास्ट शहर यहाँ पे बचा हुआ है जिसका नाम है राफा। ठीक है, राफा, राफा में इसराइल ने बम गिराना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे जो कंट्री है वो कह रहे हैं कि भाई बम गिरा रहे हो, कब रुकोगे, अब ये लोग कहाँ जाएंगे भाग के, यहाँ से तुमने बम गिराना शुरू करे पीछे आ गए, यहाँ से कम बम गिराना पीछे करे, है ना, पीछे आ गए, अब ये लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रीज ने बोला कि भाई ऐसा करो कि राफा पे बम गिराना बंद करो। इसराइल ने कहा नहीं, जब तक एक भी हमास टेररिस्ट जिंदा है और एक भी हमास सिंपथाइजर जिंदा है, बम तो गिराएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एंड देन तो क्या थे, बहुत सारे जो कंट्री थे वो गुस्सा हो गए, है ना। इसी बीच जो 3 कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर ये डिक्लेयर किया कि भाई अब हम पैलेस्टाइन को क्या करेंगे, और ऑफिशियली क्या कर देंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे, यानी कि पैलेस्टाइन को एक ओपन देश मान देंगे। ठीक है, ये जो पैलेस्टाइन अभी यहाँ सिर्फ नक्शे पे दिखता है हल्का सा, ठीक है, इसको क्या बना देंगे, हमें देश बना देंगे, है ना, देश देश का दर्जा दे देंगे। तो कौन से हैं वो 3 यूरोपियन कंट्री जिन्होंने, है ना, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री। तो ये 3 कंट्रीज हैं, आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है, नॉर्वे और स्पेन। ठीक है, ये 3 कंट्री हैं, इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है पैलेस्टीन को एज ए कंट्री। अच्छा, आयरलैंड कहाँ पे है, ये तीनों कंट्री यूरोप में है ना, बट बेसिक याद है। आयरलैंड की बात करूं अगर मैं, आयरलैंड की कैपिटल क्या है, आयरलैंड की कैपिटल अगर देखो आप तो डबलिन देखने को मिलेगी, डबलिन। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या देखने को मिलेगी, ओस्लो। स्पेन की कैपिटल में अगर आपसे पूछूं तो क्या देखने को मिलेगी, मैड्रिड देखने को मिलेगी। स्पेन की कैपिटल कौन सी है, मैड्रिड है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है आपसे, है ना, कि अभी हाल ही में किस एंटिटी ने, है ना, क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है ना, पैलेस्टीन को एज ए कंट्री। तो आपका आंसर क्या होगा, है ना, आयरलैंड, नॉर्वे या स्पेन। या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, है ना, इज नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, पैलेस्टीन एज ए कंट्री। तो ये तीनों देके रखे होंगे और एक आउट ऑफ द बॉक्स कोई कंट्री देके रखा होगा, तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, ठीक है, इसने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने एक ऑब्जर्वेटरी लगाई है। ठीक है,
और ये दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी बन के आई है। ठीक है, रिकॉर्ड बनाया है इसने दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी होने का। ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती है दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कोने में, ताकि जो एक्सो स्पेस लाइफ है, एक्सो अर्थ लाइफ है, यानी कि अर्थ के बाहर की जो दुनिया है ना, उसके बारे में रिसर्च की जा सके। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने बनाई है ये। ठीक है, तो किस कंट्री में बनाई है? तो ये कंट्री है ना, चिली। चिली, चिली। चिली किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है चिली की? कैपिटल, कैपिटल है इसकी सेंटियागो। ठीक है, और करेंसी क्या है? करेंसी की अगर बात करें, है ना, तो करेंसी इसकी क्या है? पीसो। करेंसी जो है पीसो है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल ही में, है ना, किस यूनिवर्सिटी ने, है ना, चिली में दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी बनाई है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने दुनिया की सबसे ऊंची, है ना, ऑब्जर्वेटरी का जो इनोग्रेशन है वो कहाँ के, किस कंट्री में किया? तो आपका आंसर क्या होगा? चिली में किया। ठीक है, तो चिली, है ना, सेंटियागो, याद रखेंगे इसको, चिली सेंटियागो। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए, वर्ल्ड वाटर फोरम, है ना, बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है ना, क्योंकि देखो एक कंक्लूजन तो बहुत तेजी से निकल चुका है कि भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही, पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ती रही, है ना, तो आने वाले समय में क्या होना है कि जो वाटर है, जो खास करके जो पीने वाला पानी है, पोर्टेबल वाटर है, वो दुनिया से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे एक खबर आई थी कि जो वेनेजुएला है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पे ग्लेशियर खत्म हो गए। ग्लेशियर खत्म होने का मतलब क्या है? ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, रिवर खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ जैसे कंट्री में आप देखो, गंगा, जमुना, सतलज, सिंधु, ये सारी नदियां कहाँ से निकल के आ रही है ना? कोई आसमान से तो टपक नहीं रही है, ये ग्लेशियरों से बहती हुई आ रही है। और ग्लेशियर ही खत्म हो जाए तो गंगा रिवर कभी फ्लो करेगी नहीं। ग्लेशियर से पानी निकलता है एंड वो नदी में फैलता है ना, मैदान में फैलता है, हम उसको नाम दे देते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, तो सारा कुछ ग्लेशियर पे ही है। तो इसी चिंता पर डिस्कशन करने, है ना, जो वाटर पीने वाले पानी की जो चिंता है ना, खतरा है खत्म होते हुए पानी का, इसको डिस्कस करने के लिए दुनिया के सारे देश हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में मिलते हैं। तो इस बार जो वर्ल्ड वाटर फोरम थी उसका 10th समिट हुआ। ये किस कंट्री में हुआ है? 10th समिट ऑफ वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक जगह है बाली। ठीक है, बाली आइलैंड है, यहाँ पे हुआ है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में, है ना, किस स्थान पर, है ना, 10वां 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, है ना, संपन्न हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बाली, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है, ठीक है, उसकी जो लिमिट है उसको क्या कर दिया है? एक्सीड कर दिया है। ठीक है, तो पहले ये लिमिट थी 20 लाख रुपए, यानी कि रिटायर होने पर 20 लाख रुपए की क्या मिलती थी आपको? ग्रेचुटी मिलती थी। ग्रेचुटी मिलती थी। ठीक है, अब इस लिमिट को बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया है? 25 लाख कर दिया गया है, और ये 25 लाख 1 जनवरी से शुरू हो गई है। ठीक है ना, किया अभी है बट 1 जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जिनका एडवांस हो गया होगा उनको, है ना, मिल जाएगा, उनके अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी, पूछा जा सकता है कि एग्जाम में, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने जो ग्रेचुटी की आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ जो ग्रेचुटी मिलती है उसको बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया है, या कितने रुपए से कितने रुपए कर दिया है? तो 20 रुपए से लेके 25 लाख रुपए इसको कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, एंटी रेडिएशन मिसाइल, है ना, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है?
ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल ऐसी मिसाइल्स होती है ना, जिनको फायर करके, है ना, होने वाले न्यूक्लियर अटैक को रोका जा सकता है, या फिर, है ना, रेडिएशन को, है ना, कम किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी हाल ही में जिस मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल को, है ना, भारत सरकार ने या भारत की जो वायुसेना है उसने फायर किया है, टेस्ट किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रम, रुद्रम सेकंड, रुद्रम सेकंड। ठीक है। तो रुद्रम सेकंड को क्या किया गया है? टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में एक महिला है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। ठीक है। और इनकी उम्र लगभग 51-52 साल है। तो 51-52 साल उम्र होने के कारण ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्या करी है? चढ़ाई करी है। इनका नाम क्या है? ठीक है। तो इनका नाम है ज्योति रात्रि, ज्योति रात्रि, ज्योति रात्रि। ठीक है। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस महिला ने, है ना, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सबसे, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन का, है ना, रिकॉर्ड बनाया? तो आपका आंसर क्या होगा? ज्योति रात्रि। उम्र कितनी है? 51 साल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, साइक्लोन रेमल, है ना, बहुत 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 कंसर्न पैदा कर दिए। ठीक है। साइक्लोन रेमल कहाँ पे आया था? ये साइक्लोन रेमल रेमल, ठीक है, साइक्लोन रेमल। ठीक है। अब साइक्लोन रेमल बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था, बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है। और ये इसने हिट किया, है ना, उड़ीसा के थोड़े से हिस्से को, वेस्ट बंगाल के थोड़े से हिस्से को, उसके बाद ये बांग्लादेश चला गया। ठीक है। तो साइक्लोन रेमल आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोन हाल ही में, है ना, आया साइक्लोन रेमल, है ना, किस जगह पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है। तो आप आंसर कर देंगे इसका। अच्छा, ये साइक्लोन बनते कैसे हैं? है ना, साइक्लोन जैसे ये वाटर है, बहुत सारा वाटर है यहाँ पे। ठीक है। वाटर में क्या होता है? वाटर में हर जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ठीक है। मान लो एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मान लो ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर कम टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर। ठीक है। अब जब लो टेम्परेचर, सॉरी, हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या बनेगा यहाँ पे? है ना, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है। और इस बाकी जो सारे एरियाज हैं, है ना, यहाँ पे क्या बन जाता है ना, हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? हवा, विंड चलने लगेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब चारों तरफ से हवा आने लगेगी, इधर से आ रही है, 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 इधर से आ रही है। ठीक है। इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ठीक है। अब ये हवा आपस में टकरा के क्या करने लगेगी? घूमने लगेगी, घूमने लगेगी, ऐसे करके घूमने लगेगी, ऐसे करके घूमने लगेगी। ठीक है। तो इस तरह बनता है एक साइक्लोन। ठीक है। तो ये किसी भी जगह, किसी भी समंदर में कहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी भी ओशन में आ जाएगा, है ना। एक कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हाई प्रेशर बनना चाहिए, लो प्रेशर बनना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये काफी कंडीशन ऐसी पाई जाती है। कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास ऐसी कंडीशन काफी पाई जाती है। तो इस एरियाज में, इसी वजह से इन एरियाज में क्या बनते हैं, है ना, ज्यादा साइक्लोन क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। तो साइक्लोन रेमल याद रखेंगे कहाँ पे आया, किन किन देशों को पूछ सकता है, किन किन देशों को क्षति पहुंचाई, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा साइक्लोन रेमल के? है ना, कि भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, WII, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है जो वाइल्ड लाइफ का पे रिपोर्ट पब्लिश करता है, वाइल्ड लाइफ का काफी ख्याल रखता है। तो अभी हाल ही में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी, है ना, जो डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है ना, उनकी। ठीक है। तो WII की डेटा के अनुसार, है ना, इन पूरे भारत में कितनी गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है? तो ये जो संख्या है वो निकल के आई है 4000, 4000 गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है ना। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो अकेले उत्तर प्रदेश में है 2000, है ना, गंगेटिक डॉल्फिन मिलने को मिली है। कहाँ पे मिली? चंबल रिवर में, चंबल रिवर में। ठीक है। तो याद रखेंगे टोटल कितनी है गंगा जो डॉल्फिन है हमारे इंडिया में? 4000, और जिनमें से 2000 कहाँ मिलती हैं? 2000 मिलती हैं हमारे उत्तर प्रदेश।
प्रदेश में। ठीक है, तो 4000 2000 का रेशियो, आधे से ज्यादा मतलब आधी हमारी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, कि है ना वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डेटा, रिसेंट डेटा के अनुसार भारत में गंगेटिक डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 4000। ठीक है, या उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश डेटा के अनुसार, है ना, उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में कितनी डॉल्फिन पाई जाती है ना, तो 2000 पाई जाती है। ठीक है, चलिए, अच्छा, एआई, जिस पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, है ना, तो मैंने बताया एआई के पॉजिटिव पॉइंट हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं, है ना, तो हम उन पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हुए भारत जो है हमारा देश, है ना, वो भी एआई में बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है, और एआई के क्षेत्र में तरक्की करने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक मिशन भी शुरू किया है जिसका नाम है एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई भी बोलते हैं इसको कभी कभी, इंडिया एआई मिशन। ठीक है, तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसा अलॉट किया। ठीक है, तो इंडिया एआई मिशन के लिए जो कैबिनेट है, जो हमारी भारत सरकार है, उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, है ना, ये होगा 10,300 करोड़ रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, हाल ही में, है ना, भारत सरकार द्वारा, है ना, इंडिया एआई मिशन के लिए कितने रुपयों का अप्रूवल दिया गया है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 10,300 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टूरिज्म एंड ट्रेवल इंडेक्स, है ना, हर साल ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब इस आधार पर कि कौन से कंट्री हैं जो जिनको विजिट करना चाहिए, कहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से कंट्रीज को क्या करता है? रैंक करता है। तो इस रैंक में, है ना, इस रैंक में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया का जो प्लेस है वो कितना आया? तो इंडिया का जो प्लेस है ना, 93rd है। ये पिछली बार 43 था, है ना, इस बार इंक्रीज करके 39th हो गया। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ना, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, भारत की जो पोजीशन है, ठीक है ना, विश्व में वो कौन सी है? तो 39th पोजीशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारे देश में बहुत सारी इनक्वलिटी पाई जाती है, और जो सबसे बड़ी इनक्वलिटी है वो कास्ट बेस पे पाई जाती है। ठीक है, सपोज डेट हमारे यहाँ पे दो तरह की मेजर कैटेगरीज होती हैं, है ना, जिनको हम बोलते हैं सो कॉल्ड हाई कास्ट, ऊंची जात के लोग बोलते हैं जिन्हें, है ना, और सो कॉल्ड लो कास्ट के लोग, नीची जाति के लोग बोलते हैं जिन्हें, है ना। तो इस आधार पर बांटा गया है कि ऊंची जात उन लोगों को ऊंची जात मान लिया गया, है ना, जिनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ था, नीची जात के लोगों को मान लिया गया जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जिनके साथ बहुत सारे शारीरिक मानसिक शोषण इसके साथ किए गए। ठीक है, तो इस आधार पर सरकार अपना, है ना, विकास का एजेंडा है वो तय करती है ना। तो जो नीची जाती हैं उनको शेड्यूल कास्ट भी बोला जाता है ना, शेड्यूल ट्राइब भी बोला जाता है। तो हाँ, जो हमारी सरकार है वो एक डेटा रखती है भाई, कि एजुकेशन के फील्ड में जो एससी कम्युनिटी है वो कैसा कर रही है ना, जॉब के फील्ड में कैसा कर रही है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक डेटा पब्लिश किया, है ना, जो दिखा रहा था कि भाई जो एससी कैंडिडेट, एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, है ना, उन्होंने स्कूल एनरोलमेंट में यानी कि कितने परसेंट लोग हैं, है ना, कितने परसेंट वृद्धि हुई है ना, स्कूल जाने वाले शेड्यूल कास्ट के लोगों में। तो ये वृद्धि जो है हैरान कर देने वाली है, और ये पहुंची है 44%। ठीक, पूछा जा सकता है एग्जाम में, हाल ही में पब्लिश डेटा के अनुसार, है ना, जो एससी कैटेगरी है ना, अनुसूचित जाति वर्ग के स्टूडेंटों का, है ना, छात्रों का जो एनरोलमेंट है कितने परसेंट बढ़ा है? तो 44% बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलो, सीआईआई, ठीक है, सीआईआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, आपके इसको भारतीय किसान यूनियन की तरह मान सकते हो। जैसे किसान यूनियन क्या करता है? किसानों के मुद्दे उठाता है। सीआईआई किसके मुद्दे उठाएगा? ठीक है, आपके सीआईआई मुद्दे उठाएगा आपके, है ना, जो उद्योगपति हैं उन लोगों के। ठीक है, तो अभी जो सीआईआई है ना, उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसका हेड प्रेसिडेंट होता है। तो ये हर साल चुना जाता है। तो इस साल के लिए सीआईआई का प्रेसिडेंट किसको चुना गया है 2024-25 के लिए? ठीक है, तो ये आईटीसी के चेयरमैन है। ठीक है, इनका नाम है संजीव पुरी। ठीक है,
संजीव पुरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सीआईआई का प्रेसिडेंट कौन बना है ना, संजीव पुरी। ठीक है, चलिए। ठीक है, अभी हाल ही में एक स्टेट है, उसने अपनी महिलाओं को, है ना, अपने स्टेट की महिलाओं को जो गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस संविदा वाली नौकरियां होती हैं, उन्हें 30%, 33% क्या दिया है, रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसने ऐसा किया है, तो ये स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका मैंडेट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब, है ना। सरकारी नौकरियों में नहीं, प्योर सरकारी नौकरियों में नहीं, ऐसी नौकरियों में जहां पर क्या निकलने वाला है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली है, संविदा वाली है, या 5-6 साल के लिए हायर किया जाता है, उनमें 33% रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है पीस कीपर को। तो इस साल का ये जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, एक इंडियन पीस कीपर को दिया गया है, यानी कि भारतीय सेना की हैं जो भी यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में काम कर रही हैं, और इनका नाम है राधिका सेन, मेजर राधिका सेन। ठीक है, तो पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि हाल ही में किसको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो याद रखना है ये किसको दिया गया है ना, ये अवार्ड दिया गया है मेजर राधिका सेन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, है ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला ऑलमोस्ट हाईएस्ट ऑनर है ये। ठीक है, तो इस साल ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है, एक जर्नल राइटर है, सॉरी जर्मन राइटर है, जिनका नाम है जेनी एर्पेनबैक, जेनी एर्पेनबैक। ठीक है, कहां से बिलोंग करती हैं ये, जर्मनी से बिलोंग करती हैं, जर्मनी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जर्मन जेनी एर्पेनबैक। ठीक है, किसके लिए दिया गया है, इन्होंने एक बुक में लिखी थी कायरो नाम की। ठीक है, उसके लिए इनको ये खिताब दिया गया है। ठीक है, चलिए। ठीक है, मुथूट पप्पाचन ग्रुप का जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, वो किसको बनाया गया है, शाहरुख खान को बनाया गया है, याद रखेंगे इनको। ठीक है, चलो। नेफेड, नेफेड क्या है, क्या करता है, फल फल जो फसलें हैं उनकी खरीद बिक्री करता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो इसका जो चेयरमैन है, ठीक है, वो किसको बनाया गया, किसको इलेक्ट किया गया। ठीक है, तो इसका चेयरमैन बनाया गया है बीजेपी एमएलए हैं। ठीक है, इनका नाम है जेठा अहीर। ठीक है, याद रखेंगे नेफेड का चेयरमैन किसको बनाया गया है, नेफेड का चेयरमैन जेठा अहीर को बनाया गया है। ठीक है, चलिए। ठीक है, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ठीक है ना, पहली बार किसी भारतीय ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, कौन है वो भारतीय, इनका नाम है दीपिका कर्माकर, दीपा कर्माकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट को तो T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बना ही दिया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी और है, उनको भी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर T20 वर्ल्ड कप, और उनका नाम है शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी। ठीक है, आईपीएल, आईपीएल का भी हाल ही में क्या हुआ, फाइनल हुआ। किसने जीता आईपीएल, आईपीएल जीता है किसने, कोलकाता नाइट राइडर ने, कोलकाता नाइट राइडर ने। ठीक है, किसको हरा के जीता है, सनराइजर हैदराबाद को हरा के जीता है। ठीक है, सनराइजर हैदराबाद को हरा के जीता है। ठीक है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ठीक है, इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने कहा है कि जो AFC वुमेन एशियन कप है वो कहाँ कराया जाएगा 2026 में, तो ये वेन्यू डिसाइड हुआ कि भाई ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने जा रहा है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेड फ्लैग, है ना, एक एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत सारी जो कंट्री हैं, है ना, मिलके इसको करते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई, अलास्का में हुई है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, याद रखेंगे, इंडिया ने भी इसको इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। अग्निकुल का अग्निबाण, ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन, यानी कि अग्निकुल। अब जैसे हमारा भी ये हम कह सकते हैं ये हमारे इंडिया का स्पेस एक्स है। जैसे स्पेस एक्स क्या है, प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की स्पेस कंपनी, है ना। ठीक है, तो अग्निकुल ने आना बनाया एक रॉकेट जो बिल्कुल पूरी तरह 3D प्रिंटेड था, एंड इसको नाम दिया गया अग्निबाण। ठीक है, तो इसने बहुत सक्सेसफुली अपनी उड़ान भरी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है वाइडली, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। तो ये रहा आपका 21 से 31 मई तक का जो है करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।